हे गाइस, सी प्रोग्रामिंग में स्विच केस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह कवर किए थे, तो स्विच केस हमारे लिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इस वीडियो में। तो चलें इसको देख लेते हैं। तो स्विच केस से पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमें स्विच केस डिसीजन कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इफ एल्स को यूज़ नहीं कर सकते। इफ एल्स स्टेटमेंट्स के होने के बावजूद हमें स्विच केस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अक्सर सी प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जब हमें 2 से ज़्यादा चॉइसेस हों। जैसा कि हमने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट में या तो हमारा इफ स्टेटमेंट वाला कोड एग्ज़ीक्यूट होता है या एल्स वाला, या अगर हम चाहें तो 2 इफ एल्स इफ लगाकर इसको थोड़ा-सा एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और उनमें से हमें अपने प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना होता है। हो सकता है हमारे पास 12, 13, 15 चॉइसेस हों। तो ऐसे में अगर हम अपने कोड में मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाएँगे, तो हमारा कोड काफ़ी मेसी हो जाएगा। तो ऐसे में कन्वीनिएंट रहता है कि हम इफ एल्स को ओमिट करके स्विच केस स्टेटमेंट्स को यूज़ करें। तो चलिए स्विच केस को समझने के लिए पहले इसके फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और एक छोटा-सा प्रोग्राम देख लेंगे इस पर। तो ये स्विच केस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन से कोई वैल्यू इवैल्यूएट होके आगे जाती है। वो वैल्यू जो है आगे जाके मुख्तलिफ केसेस पे चेक होती हैं। इस तरह के काफ़ी केसेस हमारे पास हो सकते हैं, जितनी ज़्यादा चॉइसेस उतने ही ज़्यादा केसेस। अगर ये वैल्यू केस 1 के अकॉर्डिंग बैठ जाती है, तो केस 1 के साथ जो कोड ब्लॉक एसोसिएटेड है यहाँ पर, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये आगे बढ़ती रहती है। और उसके बाद ये अगर केस 2 के साथ मैच कर जाती है, तो केस 2 के साथ जो कोड ब्लॉक एसोसिएटेड है, वो एग्ज़ीक्यूट होने लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये फिर से वैल्यू आगे जाती है और केस 3 के साथ चेक होती है। अगर वहाँ पे वैल्यू बराबर बैठ जाती है, तो केस 3 के साथ जो कोड ब्लॉक एसोसिएटेड है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्ज़ीक्यूट होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन इसमें एक डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक भी होता है हमारे पास स्विच केस में, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं। अगर हमारी ये वैल्यू, जो ये सिंगल एक्सप्रेशन, इंटीजर एक्सप्रेशन से आई है, ये इनमें से किसी भी केस के साथ मैच नहीं होती, तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक होता है, जो हमारे स्विच केस ब्लॉक को ये बताता है कि अगर ये वैल्यू किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती है, तो क्या करना है, ठीक है ना? तो डिफ़ॉल्ट में अक्सर हम अ, मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं, हो सकता है हम स्विच केस से बाहर आ जाएँ या कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन ईच कंडीशन हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं। तो ये था इसका फ्लो चार्ट। अभी इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सिंपल सा स्विच केस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास स्विच कीवर्ड होता है। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमारी इंटीजर एक्सप्रेशन होती है। ये एक्सप्रेशन या तो कोई भी वैल्यू हो सकती है या कोई भी सिंपल सी एक्सप्रेशन हो सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट है जो नोट करने लायक है कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू निकल के आएगी, वो यहाँ पर एक-एक करके इन केसेस से कंपेयर होगी और जहाँ भी वो मैच करेगी, उस केस का कोड ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा केस स्टेटमेंट है, उसके बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, हो सकता है वो 30 हो, 40 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकती है। तो अगर हमारी इंटीजर एक्सप्रेशन वो वैल्यू देती है जो इससे मैच करे, तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा। लेकिन अगर वो मैच नहीं करती, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे केस वाले, अगर मैच कर जाती है तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा, यहाँ पे जो भी हम स्टेटमेंट्स इसमें रखेंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता है, तो तीसरे के साथ हो सकता है मैच कर जाए, तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा। और इसी तरह हमारे पास जितनी मर्ज़ी हम चाहें उतने केसेस हम रख सकते हैं। अगर और किसी भी केस के साथ ये मैच नहीं कर जाती, तो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता ही होता है, तो उस केस में ये एग्ज़ीक्यूट होगा। तो काफ़ी सिंपल है इसका सिंटैक्स। तो चलें एक एग्ज़ाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा-सा प्रोग्राम है जिसमें हम देखेंगे स्विच केस कैसे काम करता है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को भी इंक्लूड किया है। तो ये मैंने क्यों किया, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलें पहले इसको रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है, सबसे पहले कोई इंटीजर वैल्यू माँगता है मुझसे और उस इस वैल्यू के लिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी फ़ील्डिंग लगाकर है उस वैल्यू के लिए।
तो अगर वो वैल्यू 1 आती है तो ये बताएगा मैं केस 1 में हूँ, अगर वो वैल्यू 2 आती है तो ये बताएगा मैं केस 2 में हूँ, उसी तरह बताएगा मैं 3 में हूँ, और अगर कोई वैल्यू नहीं आती है तो ये बताएगा कि कोई केस नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, तो मैं इसको पहले 2 देता हूँ, देखिए बता रहा है आई मीन केस 2। फिर से इसको रन करते हैं, अब मैं यहाँ 3 देता हूँ तो बता रहा है कि आई मीन केस 3। अब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू दूं जो किसी भी केस से मैच नहीं करती, चलें 4 दे देते हैं, 4 दे दिया तो बताएगा केस नॉट फाउंड। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड का यूज क्यों किया है। स्विच केस में एक चीज होती है कि अगर हमारा केस मैच हो जाता है तो हमारा कोड ब्लॉक तो रन होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जितना भी कोड हमने लिखा होगा हर केस से रिलेटेड वो भी चलने लग जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाया जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और ये हमारा स्विच केस से बाहर आ जाता है मसला। तो अभी हम इस ब्रेक कीवर्ड को कमेंट में रख देते हैं और फिर देखते हैं कि कोड पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दूसरा केस चलने लगेगा, मुझे बताएगा कि मैं दूसरे केस में हूँ और मामला सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे बताता है आई मीन केस 2, उसके बाद केस 3 भी बताता है और केस नॉट फाउंड भी बताता है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे इसको 3 वैल्यू दे दूं तो 3 थर्ड केस का कोड भी चलने लग जाता है, आई मीन केस 3, और डिफॉल्ट वाला भी चलने लग जाता है। और अगर मैं इसको केस 1 दे दूं तो केस 1 तो चलता ही चलता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमारे केसेस हैं वो चलने लग जाते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो या डिफॉल्ट हो। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर जो है ब्रेक कीवर्ड का यूज किया गया था। ब्रेक कीवर्ड से क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो ये स्विच केस में इंटीजर एक्सप्रेशन है जो कि सिंपली एक वेरिएबल है ए, जो उसकी वैल्यू होगी केसेस उसी के साथ कंपेयर होंगे, कंपैरिजन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड केस या डिफॉल्ट केस। केस 2 फॉर एग्जांपल अगर चलने लग जाता है तो वहीं पे मैं स्विच केस से बाहर आ जाता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। अभी इसको मैंने अनकॉमेंट कर दिया तो देखते हैं केस 2 और दूसरा केस चलने लग गया, और इससे पहले कि तीसरा और डिफॉल्ट केस भी चलने लग जाता हम स्विच केस से बाहर आ गए। तो ये इसके सिंटैक्स में यूज करना जरूरी हो जाता है कुछ सिचुएशंस में। तो बाकी तो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने कोड के साथ। और एक चीज जो हमें स्विच केस के बारे में ध्यान रखनी चाहिए, तो स्विच केस को लिखने के दौरान हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। हमारे केस के साथ बस कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ केस लिखा है, तो जैसा कि आप सिंटैक्स में भी देख सकते हैं यहाँ कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 लिखा है, तो बस कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए, या तो 2 3 या 44। कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल केस के साथ अगर मैं लिख दूं a+3 तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। अगर हम इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पे a+1 कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अगर मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए यहाँ पे एरर दे देता है। तो हमें इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और इसी तरह हम देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे स्विच में a+1 दे दूं तो क्या होगा, तो हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1.5 दे दूं जो कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो हमारा कोड कंपाइल नहीं होगा, फिर से एरर दे देगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और एक चीज है, तीसरी चीज, दो केसेस का कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो केसेस हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ अगर मैं केस 2 के बदले केस 3 दो बार लिख दूं और यहाँ पे अलग अलग कोड ब्लॉक्स दे दूं तो ये एरर दे देगा। ये देखिए डुप्लीकेट केस वैल्यू फाउंड। तो ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, इन तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा स्विच केस से रिलेटेड डिस्कशन खत्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मार दीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक मार दीजिए। थैंक यू।